अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे। लास्ट वीडियो में हमने ईमेट्रोपिया और एमेट्रोपिया को डिस्कस किया था। आज हम मायोपिया के बारे में पढ़ेंगे। अब मायोपिया क्या होता है। मायोपिया एक रिफ्रैक्टिव एरर है जिसको हम शॉर्ट साइटेडनेस भी कहते हैं। अब इसकी डेफिनेशन क्या है कि रेज़ ऑफ लाइट, पैरेलल रेज़ ऑफ लाइट जो इन्फिनिटी से आ रही हैं वो आई के स्ट्रक्चर यानी कॉर्निया और लेंस वगैरह से स्ट्राइक करने के बाद इतनी बेंड होती हैं कि वो इन फ्रंट ऑफ द रेटिना फोकस हो जाती हैं इंस्टेड ऑफ फोकसिंग ऑन द रेटिना। रेटिना पे फोकस नहीं होती बल्कि रेटिना से पहले ही फोकस हो जाती हैं। तो ऐसी कंडीशन को हम क्या कहते हैं, मायोपिया कहते हैं। अब इसकी क्या रीज़न हो सकती है, किस रीज़न की वजह से ये रेज़ ऑफ लाइट रेटिना पे जाके फोकस नहीं हुई बल्कि इन फ्रंट फोकस हो गई हैं। तो अब हम वो देखते हैं। सबसे पहली रीज़न तो ये हो सकती है कि जो आई की लेंथ है, टोटल लेंथ ऑफ आई बॉल जो है वो इंक्रीज़ हो जाती है। अब ये तो सपोज़ ये नॉर्मल है, अगर ये आई बॉल यहाँ से हट के इधर तक आ जाती है, ठीक है, तो ये इंक्रीज़ हो गई है। आई की जो लेंथ है वो इंक्रीज़ हो गई है, तो इसको हम क्या कहेंगे, एक्सियल लेंथ का इंक्रीज़ होना। जब एक्सियल लेंथ इंक्रीज़ हो जाएगी, देखें एक्सियल लेंथ इंक्रीज़ हो गई है तो क्या होगा, रेज़ ऑफ लाइट जो है वो उसी जगह पे फोकस कर रही हैं, लेकिन चूँकि लेंथ इंक्रीज़ हो गई है तो हमें वो रेज़ ऑफ लाइट इन फ्रंट फोकस दिखाई देंगी। तो इस टाइप ऑफ मायोपिया को हम एक्सियल मायोपिया कहते हैं। यानी एक्सियल लेंथ, आँख की टोटल लेंथ के इंक्रीज़ होने की वजह से रेज़ ऑफ लाइट हमें फ्रंट पे दिखाई देती हैं, तो ये एक्सियल मायोपिया हो गया। यहाँ पे एक इम्पोर्टेंट पॉइंट हाईलाइट कर लें कि 1 मिलीमीटर एक्सियल लेंथ इंक्रीज़ होने से 3 डायोप्टर का मायोपिया होता है। अब नॉर्मल जो आँख की एक्सियल लेंथ होती है वो 24 मिलीमीटर होती है। तो अगर एक्सियल लेंथ 1 मिलीमीटर इंक्रीज़ हो जाती है, 24 से 25 मिलीमीटर हो जाती है, तो 3 डायोप्टर का मायोपिया आँख में डेवलप हो जाएगा। उसके बाद दूसरा जो पॉइंट आता है वो आता है कॉर्निया का कर्वेचर इंक्रीज़ हो जाना। ये जो कॉर्निया है इसका कर्वेचर इंक्रीज़ हो जाना, या फिर ये जो लेंस है इसका कर्वेचर इंक्रीज़ हो जाना। तो ये किस चीज़ को लीड करता है, ये कर्वेचरल मायोपिया काज करता है। अब इसके लिए कॉन्सेप्ट को समझ लें कि कॉर्निया की जो रिफ्रैक्टिव पावर होती है वो कितनी होती है, 43 डायोप्टर। यानी कॉर्निया की पावर प्लस 43 डायोप्टर होती है। और दूसरा जो हमारा स्ट्रक्चर है, रिफ्रैक्टिव स्ट्रक्चर लेंस, वो हमें जो पावर प्रोवाइड कर रहा होता है वो 15 डायोप्टर प्लस 15 डायोप्टर की पावर प्रोवाइड कर रहा होता है। तो कॉर्निया और लेंस दोनों की पावर को जब हम प्लस करते हैं तो हमारे पास ऑलमोस्ट 58 डायोप्टर की पावर जो है वो बन जाती है। यानी कि टोटल आई जितनी पावर प्रोवाइड कर रही होती है वो 58 डायोप्टर की पावर प्रोवाइड कर रही होती है, और ये नॉर्मल आई की है। यानी वो पर्सन जिसकी पैरेलल रेज ऑफ लाइट ने रेटिना पे जाके एग्जैक्टली फोकस किया, उस पर्सन की बात हो रही है कि एक ईमेट्रोपिक आई की जो टोटल पावर होती है वो 58 डायोप्टर होती है। अब होता क्या है मायोपिया की केस में कि जब सपोज कर्वेचर ऑफ कॉर्निया इंक्रीज़ हुआ है, कॉर्निया का कर्वेचर इंक्रीज़ हुआ है या फिर लेंस का कर्वेचर इंक्रीज़ हुआ है, तो जब ये कर्वेचर इंक्रीज़ होता है तो ये क्या करता है, पावर ऑफ लेंस या पावर ऑफ कॉर्निया इंक्रीज़ हो जाता है। जब ये इन दोनों में से किसी एक की भी पावर इंक्रीज़ होती है या जब दोनों की पावर इंक्रीज़ होती है, मतलब वो 58 डायोप्टर से 59 पे चली जाती है या फिर 60 पे चली जाती है, या जितना भी इंक्रीज़ होता है, तो उससे क्या होता है, रेज़ ऑफ लाइट ऑलरेडी जो रेटिना पे फोकस हो रही थी, अब वो रेज ऑफ लाइट क्या करेंगी, इन फ्रंट ऑफ रेटिना हो जाएंगी। क्योंकि पावर इंक्रीज़ हो गई है, तो पावर जब ज़्यादा हो जाती है तो ये जो स्ट्रक्चर्स कॉर्निया और लेंस हैं ये क्या करते हैं, रिफ्लेक्शन ज़्यादा करना स्टार्ट कर देते हैं। ज़ाहिर सी बात है, जितनी प्लस पावर होगी उतनी ज़्यादा बेंडिंग होगी, उतनी ज़्यादा रिफ्लेक्शन होगी। तो ज़्यादा पावर की वजह से क्या होगा, रेज ऑफ लाइट जल्दी बेंड हो जाएंगी और वो इन फ्रंट ऑफ रेटिना फोकस कर जाएंगी। तो क्या हो जाएगा, मायोपिया काज हो जाएगा। ठीक है, और इस टाइप ऑफ मायोपिया को हम क्या कहते हैं, कर्वेचरल मायोपिया। अब उसके अलावा एक और काज हो सकती है जिसको हम कहते हैं पोजिशनल मायोपिया। पोजिशनल मायोपिया में क्या होता है कि ये जो हमारा क्रिस्टलाइन लेंस है, ये इसकी जो प्लेसमेंट है अगर वो एंटीरियरली हो जाए, यानी कि जहाँ पे ये ऑलरेडी मौजूद है ये अपनी जगह से हट के आँख के थोड़ा सा मज़ीद आगे वाली जगह पे आ जाए, तो उससे क्या हो जाएगा, एंटीरियर सबलक्सेशन हो गई है। तो इससे क्या होगा, दोबारा वही बात है कि जब इधर नज़दीक आ जाएगा तो रेज ऑफ लाइट रेटिना पे जाने की बजाय इन फ्रंट फोकस हो जाएंगी। तो इसकी वजह से जो मायोपिया काज होगा उसको हम कहेंगे पोजिशनल मायोपिया। अब उसके अलावा फोर्थ रीज़न ये हो सकती है कि जो हमारा क्रिस्टलाइन लेंस है ये अपनी जगह पे है, कॉर्निया अपनी जगह पे है, लेकिन ये जो लेंस है इसकी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में चेंज आ रहा है। तो उसकी वजह से रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जब ज़्यादा हो जाता है, उसमें जब चेंज आता है, तो ज़ाहिर सी बात है जितना ज़्यादा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा वो उतनी ज़्यादा बेंडिंग या उतनी ज़्यादा रिफ्रैक्शन करवाएगा। तो सेम वही चीज़ कि जब ज़्यादा बेंडिंग होगी, जब ज़्यादा रिफ्रैक्शन होगी, तो रेज ऑफ लाइट रेटिना पे फोकस होने की बजाय इन फ्रंट रेटिना फोकस हो जाएंगी। तो इस टाइप ऑफ मायोपिया को हम क्या कहेंगे, इंडेक्स मायोपिया। उसके अलावा एक और टाइप ऑफ मायोपिया होता है जिसको हम कह रहे होते हैं स्पैज्म ऑफ
अकोमोडेशन की वजह से जो मायोपिया काज हो रहा है, यानी अकोमोडेशन का स्पैज़म हो गया है और उसने मायोपिया को लीड किया है। तो ये सब वो काजेज़ हैं जिनकी बेस पे मायोपिया हो सकता है, यानी रेज़ ऑफ लाइट रेटिना पे जाने की बजाय इन फ्रंट फोकस हो सकती हैं। अब नेक्स्ट हम देखते हैं टाइप्स ऑफ मायोपिया। अब ये जो ऊपर वाली सारी टाइप्स हैं ये भी टाइप्स ऑफ मायोपिया ही हैं, लेकिन ये एटियोलॉजिकल टाइप्स हैं, यानी काज की बेस पे हमने टाइप्स को डिस्कस किया है। अब दूसरी ये जो टाइप्स आएंगी ये क्लिनिकल टाइप्स होंगी, ठीक है। इनमें सबसे पहली टाइप आती है कंजेनिटल मायोपिया। कंजेनिटल मायोपिया बाय बर्थ से ही प्रेजेंट होता है और इसकी जो मेन काज होती है वो क्या होती है, एक्सियल लेंथ का इंक्रीज़ हो जाना। आँख की जो एक्सियल लेंथ है, टोटल लेंथ ऑफ आई इंक्रीज़ हो जाती है, ये इसकी मेन रीज़न होती है, ठीक है। दूसरा ये होता है कि जो प्री मेच्योर बच्चे होते हैं उनमें भी कंजेनिटल मायोपिया हो सकता है। अब उसके अलावा और कौन सी ऐसी रीज़न है जो कंजेनिटल मायोपिया को लीड करती है, तो उसमें यह है कि वो चिल्ड्रन, एक तो प्री मेच्योर चिल्ड्रन हो गए, दूसरे वो चिल्ड्रन जिनमें बर्थ डिफेक्ट्स होते हैं जैसे मार्फन सिंड्रोम के चिल्ड्रन हैं, या फिर होमोसिस्टिक यूरिया आल्सो लीड टू कंजेनिटल मायोपिया। अब यहाँ तक तो बात थी कि हमने काज डिस्कस की, मेन काज एक्सियल लेंथ है या फिर प्री मेच्योर बर्थ या फिर ये इसके अलावा ये जो बर्थ डिफेक्ट्स। अब फीचर्स क्या हैं, फीचर्स में साइंस भी आते हैं, सिम्टम्स भी आते हैं। सिम्टम्स वो होते हैं जो पेशेंट आके हमें प्रेजेंट करता है और साइंस वो होते हैं जो प्रैक्टिशनर या हेल्थ केयर प्रोवाइडर ने देखने होते हैं, खुद से असेस करने होते हैं। अब फीचर्स में हम देख लेते हैं कि ये जो कंजेनिटल मायोपिया होता है ये मोस्टली हाई डिग्री एरर होता है, यानी कि 8 to 10 डायोप्टर का एरर बच्चे की आंख में मौजूद होता है कंजेनिटल मायोपिया की केस में, -8 to -10 डायोप्टर। और ये मोस्टली कॉमनली जो है ये यूनिलेटरल होता है, यानी एक आंख में होता है, दोनों आंखों में रेयरली ऐसा केस होता है कि वो दोनों आंखों में मौजूद हो। अब यूनिलेटरल की केस में तो अर्ली मंथ्स में पता ही नहीं चलता कि बच्चे की आंख में इतना हाई रिफ्रैक्टिव एरर है भी या नहीं और कंजेनिटल है भी कि नहीं, क्योंकि दूसरी आंख नॉर्मल होती है, तो पेरेंट्स को जो है वो बच्चे की आई का विजुअल स्टेटस नहीं पता चलता। मोस्टली जब पेरेंट्स बच्चे को रूटीन स्क्रीनिंग एग्जामिनेशन के लिए लेके आते हैं तो वहाँ पे जो है वो रूल आउट होता है कि बच्चे को जी एक आंख में इतना ज़्यादा हाई मायोपिक एरर है और दूसरी आंख नॉर्मल है, या फिर उन्हें तब पता चलता है जब इतना ज़्यादा रिफ्लेक्टिव एरर बहुत टाइम के लिए अनकरेक्टेड रहता है, ऑलमोस्ट 2 to 3 ईयर्स के बाद जब वो लेके आते हैं, वो तब लेके आते हैं इस कंप्लेन के साथ कि बच्चे की आंख डेविएट कर गई है। अब वो डेविएट क्यों करती है, क्योंकि दोनों आँखों में रिफ्रैक्टिव एरर का बहुत ज़्यादा डिफरेंस आ जाता है। एक आँख बिल्कुल नॉर्मल होती है और दूसरी आँख में हाई मायोपिक एरर होता है। तो इतने टाइम तक जब एक आँख अनकरेक्टेड रहती है और ब्रेन जो है वो ब्लर इमेज रिसीव करता रहता है तो एक टाइम पे आके ब्रेन उस ब्लर इमेज को रिसीव करना बंद कर देता है और आँख जो है वो लेज़ी आई में कन्वर्ट हो जाती है। जब आँख लेज़ी आई में कन्वर्ट होती है तो पेशेंट प्रॉपर्ली फिक्सेट नहीं कर पाता उस आँख से, तो फिर इसका रिजल्ट क्या होता है कि आँख जो है वो डेविएट कर जाती है, यानी आँख में स्ट्रैबिस्मस डेवलप हो जाता है। तो जब स्ट्रैबिस्मस डेवलप होता है तो पेशेंट तब नोटिस करते हैं कि बच्चे की आँख जो है वो डेविएट कर रही है और वो इस कंप्लेंट के साथ हमारे पास आते हैं। तब रूल आउट होता है कि बच्चे की आँख में कंजेनिटल मायोपिया था, जिसकी वजह से फर्दर एम्ब्लायोपिया हुआ अनकरेक्टेड रहने की वजह से, और देन जो है वो स्ट्रैबिस्मस डेवलप हो गया। अब बायलेटरल में क्या होगा कि बायलेटरल वैसे तो रेयरली होता है लेकिन ये दोनों आंखों में होगा। तो एक तो ये चीज़ पेरेंट्स, अगर बच्चा बहुत छोटा है तो ज़ाहिर सी बात है पेरेंट्स इस चीज़ को नोटिस करेंगे कि बच्चा जो है वो चीज़ों को बहुत ज़्यादा क्लोज करके देखता है, ठीक है। तो इससे ये हिंट मिलता है कि मे बी बच्चे की आईसाइट वीक है, ठीक है, और दोनों आंखों से वीक है तभी वो इतना क्लोज करके देख रहा है। क्योंकि यूनिलेटरल की केस में तो ये था ना कि एक आंख नॉर्मल थी तो उसको पता ही नहीं चलता था, वो ठीक देख लेता था, तो दूसरी आंख कंपनसेट कर लेती थी ना जो नॉर्मल थी। लेकिन बायलेटरल की केस में क्या है, दोनों आंखों की आई साइट वीक है, दोनों आंखों का हाई रिफ्रैक्टिव एरर है, तो उसको नज़र नहीं आएगा, वो चीज़ों को बहुत क्लोज करके देखेगा, ठीक है। तो ये सब फीचर्स हैं जिनकी बेस पे हमने असेस करना होता है कि पेशेंट को जो है वो कंजेनिटल मायोपिया है या नहीं। अब सपोज़ हमारे पास पेशेंट आया, हमने उसका डायग्नोसिस बनाना है, तो हम सबसे पहले तो उसकी क्या करेंगे, साइक्लोप्लेजिक रिफ्रैक्शन या फिर हम उसको रेटिनोस्कोपी करते होते हैं, ठीक है। तो अब साइक्लोप्लेजिक रिफ्रैक्शन से हमारे पास जो नंबर आता है, सपोज़ उसमें हाई डिग्री का मायोपिया आया है, साथ में स्टिग्मेटिक एरर भी आ रहा है, तो हमने बच्चों की केस में क्या करना होता है, फुल साइक्लोप्लेजिक करेक्शन देनी होती है। जो रेटिनोस्कोपी से हमने साइक्लोप्लेजिक रेटिनोस्कोपी से हमने जो नंबर फाइंड किया है वो हम बच्चे को फुल दे देते हैं अलॉन्ग विद स्टिग्मेटिक एरर। स्टिग्मेटिज्म का नंबर भी देंगे, साथ में माइनस का स्फेयर भी देंगे, ठीक है। इसके देने का मकसद यह है ताकि जिस आंख में ज़्यादा रिफ्रैक्टिव एरर है उस आंख को एम्ब्लायोपिक होने से बचाया जा सके। और दूसरी चीज़ ये कि अगर दोनों आंखों से उसको कम नज़र आता है तो ताकि उसको कुछ हद तक अच्छा नज़र आए, ठीक है। अच्छा, फुल साइक्लोप्लेजिक करेक्शन तो हम दे देते हैं कंजेनिटल मायोपिया की केस में, लेकिन फुल साइक्लोप्लेजिक करेक्शन देने के बाद भी ज़रूरी नहीं है कि विजन 6/6 हो। इसका प्रोग्नोसिस ऑलमोस्ट पुअर ही होता है, कुछ हद तक बेटर हो जाती है बट 6/6 होना इज़ नॉट श्योरिटी। अच्छा, अब सेकंड टाइप पे हम जाते हैं। कंजेनिटल मायोपिया के बाद दूसरी क्लिनिकल टाइप आती है जिसको हम कहते हैं सिंपल मायोपिया।
अब सिंपल मायोपिया के अल्टरनेटिव नेम्स हैं लाइक डेवलपमेंटल मायोपिया, क्योंकि ये डेवलपमेंटल एज में हो रही होती है। सेकेंडली इसको हम क्या कह रहे होते हैं, फिजियोलॉजिकल मायोपिया, क्योंकि ये आँख में किसी किस्म की कोई पैथोलॉजी नहीं काज कर रहा होता, एक फिजियोलॉजिकल प्रोसेस है जो हो रहा होता है। और उसके अलावा स्कूल मायोपिया भी इसको कह सकते हैं। स्कूल मायोपिया इसलिए है क्योंकि ये स्कूल गोइंग एज में मोस्टली हो रहा होता है, लाइक अंडर द एज ऑफ 20 ईयर्स, 20 से कम की जो एज होती है, जो स्कूल गोइंग एज होती है, लाइक 8 to 12 ईयर्स, उसमें यूजली ये सिंपल मायोपिया काज होता है, तो इसलिए इसको स्कूल मायोपिया भी कहते हैं। अब इसमें फर्दर 2 टाइप्स आ जाती हैं, लो मायोपिया एंड मॉडरेट मायोपिया। जो लो मायोपिया में -2 डायोप्टर से कम का मायोपिया आ रहा होता है, और जो मॉडरेट मायोपिया होता है वो 2 से 6 डायोप्टर, यानी अप टू 6 डायोप्टर जो है हम उसको सिंपल मायोपिया में ही कंसीडर करते हैं। अब जिस तरह से कंजेनिटल मायोपिया की काजेज़ थी, इसी तरह से सिंपल मायोपिया की भी काजेज़ हैं, जिसमें एक्सियल लेंथ है। इसी तरह लेंस का या कॉर्निया का कर्वेचर इंक्रीज़ होने की वजह से भी रेज ऑफ लाइट रेटिना पे फोकस होने की बजाय इन फ्रंट फोकस कर देती हैं। और थर्ड जो मेन टाइप है वो है जेनेटिक्स। अगर पेशेंट की फैमिली हिस्ट्री में मायोपिया है तो चांसेस हैं कि चाइल्ड भी मायोपिक होगा। अब उसके आगे फर्दर एक रिसर्च के अकॉर्डिंग बताया गया है कि अगर दोनों पेरेंट्स मायोपिक हैं बच्चे के, तो 20% चांस है कि बच्चे को भी मायोपिया डेवलप होगा। और अगर वन पेरेंट मायोपिक है तो 10% चांसेस आर कि चाइल्ड विल आल्सो गेट मायोपिया। और अगर एक भी पेरेंट मायोपिक नहीं है तो बहुत रेयर चांसेस होते हैं, ऑलमोस्ट 5% चांसेस है कि बच्चे को मायोपिया डेवलप होगा। और उसके अलावा एक और इसकी काज आ जाती है एक्सेसिव नियर वर्क। आजकल जो बच्चों का स्क्रीन टाइम ज़्यादा होता है मोबाइल फ़ोन पे या फिर लैपटॉप्स पे, तो ज़्यादा स्क्रीन टाइम भी लीड करता है मायोपिया को। उसके अलावा क्लिनिकल फीचर्स, अब सिम्टम्स क्या है, पेशेंट क्या प्रेजेंट करेगा, पेशेंट आके यही बताएगा कि मुझे डिस्टेंस पे कम नज़र आता है, डिक्रीज डिस्टेंस विजन है। उसके अलावा पेशेंट की कंप्लेन ये होगी कि जब मैं हाफ आइज़ को क्लोज़ करता हूँ तो मुझे ज़्यादा क्लियर नज़र आता है, हाफ क्लोज्ड आइज़ से ज़्यादा बेहतर नज़र आता है। उसके अलावा उसकी एक कंप्लेन ये भी होगी कि मुझे जो है वो स्ट्रेन पड़ता है, एस्थेनोपिक सिम्टम्स की कंप्लेन होगी। अब एस्थेनोपिक सिम्टम्स क्यों होगी, क्योंकि मोस्टली जो मायोपिक पेशेंट्स होते हैं उनमें कन्वर्जेंस इंसफिशेंसी हुई होती है, कन्वर्जेंस वीकनेस होती है, या फिर एक्सोफोरिया होता है, या सप्रेशन इन वन आई। तो इन 3 रीजंस की वजह से उसको एस्थेनोपिक सिम्टम्स हो रहे होते हैं। और उसके अलावा एक और सिम्टम जो होगी कि आउटडोर एक्टिविटीज़ में उसकी बिल्कुल लिटिल इंटरेस्ट है, क्योंकि उसको दूर पे क्लियर नज़र नहीं आता। जब उसको क्लियर नज़र नहीं आता, ब्लर नज़र आता है, तो ऑब्वियसली वो अवॉइड करेगा बाहर जाने से और इनडोर एक्टिविटीज़ में ही इन्वॉल्वमेंट शो करेगा। ये तो थी सिम्टम्स जो पेशेंट ने आके अपनी कंप्लेंट्स हमें बताई, ठीक है। उसके बाद अब साइंस है। साइंस में क्या होता है, जो डॉक्टर ने जो है वो नोटिस करने होते हैं। तो आप देखेंगे कि जो मायोपिक पेशेंट होते हैं उनके आई बॉल्स प्रोमिनेंट होते हैं, ठीक है। उसके अलावा देखना होता है कि जो एंटीरियर चैम्बर है वो थोड़ा सा डीप होता है, स्लाइटली डीप एंटीरियर चैम्बर होता है। उसके अलावा जो प्यूपिल्स होते हैं वो मायोपिक पेशेंट के प्यूपिल लार्ज और स्लगिशली रिएक्ट करते हैं। उसके अलावा जो मेन चीज़ जो फंडस होता है ना, जिस फिजियोलॉजिकल मायोपिया इसको इसीलिए कहते हैं क्योंकि फंडस नॉर्मल होता है, किसी किस्म की कोई पैथोलॉजी नहीं काज कर रहा होता सिंपल मायोपिया। इसका डायग्नोसिस भी हम रेटिनोस्कोपी के थ्रू ही कर रहे होते हैं, और रेटिनोस्कोपी से हमारी जो प्रिस्क्रिप्शन आती है उसके अकॉर्डिंग हम आगे फर्दर पेशेंट को जो है वो एडवाइस करते हैं। 3 तरह से हम इसका ट्रीटमेंट बेसिकली कर रहे होते हैं, ऑप्टिकल ट्रीटमेंट, सर्जिकल ट्रीटमेंट और प्रिवेंटिव मेजर्स, ठीक है। यहाँ पे हम जो है वो ऑप्टिकल ट्रीटमेंट को ही डिस्कस करेंगे। तो मायोपिया जो है वो क्या होता है, मायोपिया को हम कनकेव लेंस से ट्रीट करते हैं, ठीक है। यानी हम जो लेंस दे रहे होते हैं वो माइनस के लेंसेज होते हैं। अब ये जो कनकेव लेंसेज होते हैं इनको हम आइदर इन द फॉर्म ऑफ ग्लासेस एडवाइस कर सकते हैं या फिर कॉन्टैक्ट लेंस की फॉर्म में भी एडवाइस किए जा सकते हैं, ठीक है। अब इनकी थोड़ी सी ऑप्टिक्स पढ़ लेते हैं कि कनकेव लेंस करता क्या है। कनकेव लेंस बेसिकली ये जो पैरेलल रेज ऑफ लाइट आ रही थी और रेटिना पे नहीं फोकस हो रही थी बल्कि इन फ्रंट ऑफ रेटिना फोकस हो रही थी, ये कनकेव लेंस क्या करता है, इन फ्रंट फोकस होने वाली रेज को रेटिना पे जाके फोकस करवाता है, ठीक है। तो क्या हो जाता है, फिर मायोपिया करेक्ट हो जाता है। अच्छा, अब यहाँ पे एक और चीज़ है कि सिंपल मायोपिया को हम किस तरह से करेक्ट कर सकते हैं, उसके लिए कुछ गाइडलाइंस हैं। जो बच्चे होते हैं उनको कोशिश की जाती है कि फुली करेक्ट किया जाए। क्यों, जो कंप्लेन थी कि हम हाफ क्लोज करके आइज़ को देखते हैं तो हमें ज़्यादा अच्छा नज़र आता है, तो उसकी उस हैबिट को ख़त्म करने के लिए, ताकि वो उस चीज़ को अवॉइड करें और प्रॉपर नंबर के साथ फुल आंखें खोल के जो है वो देख सकें। उसके अलावा नॉर्मल अकोमोडेशन कन्वर्जेंस रिफ्लेक्स को डेवलप करने के लिए भी हम फुल करेक्शन दे रहे होते हैं बच्चों में। अब अकोमोडेशन कन्वर्जेंस रिफ्लेक्स क्या होता है, जो मायोपिक पेशेंट्स होते हैं बेसिकली उनको ये होता है ना कि दूर पे उनको नहीं नज़र आ रहा होता, लेकिन वो रीडिंग पे बहुत अच्छी तरह से देख पा रहे होते हैं, ठीक है। अब दूर पे उनको नहीं नज़र आता, वो उसकी रीज़न मैंने सबसे पहले स्टार्ट में बताई थी कि जो आई की पावर होती है वो इंक्रीज़ हो जाती है, यानी 58 डायोप्टर से इंक्रीज़ हो जाएगी, 60 हो जाएगी, 62 हो जाएगी। तो जब वो आई की पावर इंक्रीज़ होती है तो उससे क्या हो रहा होता है,
एक्स्ट्रा पावर आँख को मिल रही होती है। मतलब आँख को जितनी नॉर्मल पावर की ज़रूरत है वो 58 है, लेकिन यहाँ पे मायोपिया की केस में पावर इंक्रीज़ होके 60 या 62 तक चली गई हुई है। तो इसका मतलब ये कि एक्सेसिव पावर मिल रही है आँख को। तो अब जब वो दूर पे देख रहा है तो एक्सेसिव पावर मिलने की वजह से पेशेंट को दूर पे ब्लर नज़र आता है। लेकिन अब नज़दीक पे देखने में क्या होता है, नज़दीक पे जब हम देखते हैं, दूर से नज़दीक पे जब हम शिफ्ट करते हैं, रीड करते हैं कोई चीज़, तो उस प्रोसेस को हम क्या कह रहे होते हैं, अकोमोडेशन कह रहे होते हैं। मतलब हमने दूर से नज़दीक पे शिफ्ट किया तो वो फिनोमेना अकोमोडेशन का होता है। और अकोमोडेशन में क्या होता है कि जो हमारा क्रिस्टलाइन लेंस होता है उसके अंदर ये पावर होती है कि वो अपनी जो पावर है, जो हमने 15 डायोप्टर पावर पढ़ी है कि लेंस की पावर नॉर्मल आंख में 15 डायोप्टर होती है, वो अपनी पावर को इंक्रीज़ कर देता है। नॉर्मल आई में इंक्रीज़ करके वो जब हम रीडिंग पे देखते हैं तो हम अपनी पावर को इंक्रीज़ करके हमें रीडिंग पे क्लियर दिखाता है। लेकिन मायोपिक की केस में क्या है कि पावर ऑलरेडी इंक्रीज़ हुई हुई है, 58 की ज़रूरत थी, 58 की बजाय वो 60 या 62 हुई हुई है। तो अब ज़ाहिर सी बात है रीडिंग पे पावर इंक्रीज़ करने की ज़रूरत ही नहीं है लेंस को, क्योंकि ऑलरेडी इंक्रीज पावर मिल रही है। तो पेशेंट को अकोमोडेट करने की ज़रूरत नहीं पड़ती मायोपिक पेशेंट को। तो अकोमोडेट कर जब वो नहीं करेगा तो फिर थोड़ा सा प्रॉब्लम होता है। तो हम जो है वो फुल करेक्शन इसलिए दे रहे होते हैं ताकि आँख जो है वो ईमेट्रोपिक हो जाए। जब हम फुल करेक्शन देंगे तो आँख जो है वो मायोपिक से ईमेट्रोपिक हो जाएगी, यानी एक नॉर्मल आँख हो जाएगी। तो नॉर्मल आँख तो अकोमोडेट करती है, तो फिर नॉर्मल अकोमोडेशन कन्वर्जेंस रिफ्लेक्स जो है वो डेवलप होगा। जब नॉर्मल अकोमोडेशन होगी तो कन्वर्जेंस भी नॉर्मल होगी। तो जब ये दोनों चीज़ें नॉर्मल होंगी तो एक नॉर्मल जो है वो आँख जिस तरह फंक्शन करती है उस तरह से आँख का प्रोसीजर फॉलो होगा। दूसरी गाइडलाइन ये है कि जो 30 साल से कम दिन की एज होती है वो फुल करेक्शन को ऑलमोस्ट एक्सेप्ट कर लेते हैं, इतना कोई इशू नहीं होता। लेकिन 30 साल से ज़्यादा के जो लोग हैं वो दे डोंट एक्सेप्ट फुल करेक्शन अबव 3 डायोप्टर। मतलब -3 डायोप्टर से ज़्यादा का अगर नंबर आ रहा है तो हम उनको फुल करेक्शन नहीं कर सकते, हमें उनको अंडर करेक्ट ही करना पड़ता है। और वैसे भी मायोपिक करेक्शन देने के लिए आपको एक रूल याद रखना है कि मायोप्स को हमेशा अंडर करेक्ट किया जाता है, कभी भी ओवर करेक्ट नहीं करते। अब ये जो ऊपर मैं इतनी बात कर रही थी ना कि फुल करेक्शन देनी है, फुल करेक्शन देनी है, तो फुल करेक्शन का मतलब ये नहीं है कि हमने उनको ओवर करेक्ट करना है, हमने उनको अंडर करेक्ट ही रखना है, लेकिन फुल प्रेस्क्रिप्शन दे के। मतलब ये नहीं करना कि जितने नंबर की आँख को ज़रूरत है हम उससे ज़्यादा नंबर दे रहे हो, बल्कि जितना उसको चाहिए हम उतना नंबर ही दे के उसको जो है वो करेक्ट करें। तो ये फुल करेक्शन का मतलब है। लेकिन 30 ईयर्स से अबव वाले जो पेशेंट्स होते हैं वो फुल करेक्शन को एक्सेप्ट नहीं करते, तो उस केस में हम फिर जो है वो करेक्शन को थोड़ा सा अंडर करेक्ट कर रहे होते हैं। तो ये था सिंपल मायोपिया, जिसमें हमने सारी करेक्शन वगैरह की बात की, इसकी काजेज़ को डिस्कस किया और साइंस सिम्टम्स हर चीज़ को हमने अच्छे से डिस्कस किया है। अब जो थर्ड टाइप आती है वो पैथोलॉजिकल मायोपिया है। पैथोलॉजिकल मायोपिया का जो अल्टरनेटिव नेम है वो प्रोग्रेसिव मायोपिया या फिर डिजेनरेटिव मायोपिया। अब नेम से ही पता चल रहा है प्रोग्रेसिव है, यानी विद एज ये प्रोग्रेस करता जाएगा। डिजेनरेटिव का क्या मतलब हुआ कि ये विद एज जब प्रोग्रेस करेगा तो ज़ाहिर सी बात है नंबर इंक्रीज़ होता जाएगा। जब नंबर इंक्रीज़ होगा तो वो डिजेनरेशन काज करेगा, जब डिजेनरेशन काज करेगा डिजेनरेटिव चेंजेस होंगी फंडस पे, तो इसलिए इसको हम डिजेनरेटिव मायोपिया कह रहे हैं। अब इसकी यहाँ पे वही बात है कि बचपन में स्टार्ट होगा, स्टार्ट इन चाइल्डहुड, 5 to 10 ईयर्स ऑफ एज में ये स्टार्ट होगा और आहिस्ता आहिस्ता क्या हो जाएगा, हाई मायोपिया में कन्वर्ट हो जाएगा। हाई मायोपिया की क्या कंडीशन थी कि 6 डायोप्टर से ज़्यादा में कन्वर्ट हो जाएगा। हाई मायोपिया या फिर पैथोलॉजिकल मायोपिया 6 डायोप्टर से ज़्यादा हो जाएगा, विच इज़ एसोसिएटेड विद डीजेनरेटिव चेंजेस। ठीक है, जब 6 डायोप्टर से ज़्यादा होगा तो फंडस पे डीजेनरेटिव चेंजेस होना स्टार्ट हो जाएंगी। अब इसकी क्या काजेज़ हैं, इसकी जो है वो मेन जो काजेज़ हैं, 2 ही काजेज़ हैं। वो हेरिडिटी लिंक जो है वो ग्रोथ ऑफ रेटिना। एक तो ये होता है कि हेरिडिटी जेनेटिक्स में ये होता है कि ग्रोथ ऑफ रेटिना होनी है। जब एक हेरिडिटी लिंक ग्रोथ ऑफ रेटिना होगी तो जब रेटिना ग्रो कर रहा है तो रेटिना के साथ स्क्लेरा ने भी ग्रो करना है। तो रेटिना के साथ स्ट्रेचिंग होती है स्क्लेरा की भी। जब स्क्लेरा की भी स्ट्रेचिंग होती है तो क्या होता है, ओवरऑल आई की पूरी लेंथ इंक्रीज़ होती है। तो इंक्रीज्ड एक्सियल लेंथ इंक्रीज़ हो जाएगी। जब एक्सियल लेंथ इंक्रीज़ होगी तो क्या होगा, ओवरऑल साइज़ आई बाल का इंक्रीज़ हो रहा है। आहिस्ता आहिस्ता क्या होगी, कोरॉइड की डीजनरेशन स्टार्ट हो जाएगी। जब कोरॉइड की डीजनरेशन स्टार्ट होगी तो कोरॉइड से अगला स्ट्रक्चर क्या है, रेटिना, वो लीड करेगा डीजनरेशन ऑफ रेटिना। और जब रेटिना की डीजनरेशन होगी तो फर्दर जो है वो किस तरफ को चला जाएगा, अंदर वाला स्ट्रक्चर विट्रस तक वो डीजनरेशन पहुँच जाएगी। तो इस तरह कोरॉइड, रेटिना और विट्रस तीनों की डीजनरेशन स्टार्ट हो जाएगी। उसके अलावा दूसरा प्रोसेस ये है कि जनरल ग्रोथ प्रोसेस। एक तो हेरिडिटी लिंक्ड प्रोसेस था ना, ग्रोथ ऑफ रेटिना थी, दूसरा जनरल ग्रोथ प्रोसेस है। जनरल ग्रोथ प्रोसेस में भी क्या होता है, एक्सियल लेंथ इंक्रीज़ होती है और एक्सियल लेंथ जब इंक्रीज़ होती है तो फर्दर वो आगे इन 3 चीज़ों को जो है वो लीड करती है, डीजनरेशन इन कोरॉइड, इन रेटिना एंड इन विट्रस।
अब नेक्स्ट है क्लिनिकल फीचर्स ऑफ पैथोलॉजिकल या फिर हाई मायोपिया, उसकी क्या होंगे। अब इसकी सिम्टम्स वही हैं कि जब इतना ज़्यादा नंबर है, आहिस्ता आहिस्ता प्रोग्रेस कर रहा है, तो वो विजन जो है वो सीवियरली डिक्रीज्ड विजन होगी, ठीक है। और ये नहीं है कि इसको हम प्रॉपरली पूरी तरह करेक्ट कर सकें, ये अनकरेक्टेबल विजन लॉस होता है। इसके अलावा जो दूसरी कंप्लेन होती है पेशेंट की, वो मस्कुलर की कंप्लेन कर रहा होता है। यानी वो क्या होती हैं कि पेशेंट जो है वो पेशेंट की आंख के आगे ब्लैक फ्लोटिंग ओपेसिटीज़ आ रही होती हैं। तो वो बेसिकली उसका ये नेम है, उसको जो है मेडिकल टर्म में ये कह रहे होते हैं मस्कुलर। तो ये किस वजह से हो रहा होता है, वो ब्लैक फ्लोटिंग ओपेसिटीज़ पेशेंट की आई के आगे क्यों आ रही होती हैं, क्योंकि विट्रस जो है वो लिक्विफाई हो रहा होता है। तो वो लिक्विड, वैसे तो विट्रस एक नॉर्मल जेली लाइक स्ट्रक्चर है, तो जब उस जेली लाइक कंट्रोल ख़राब होके विट्रस लिक्विफिकेशन में कन्वर्ट हो जाता है, तो वो फिर क्या काज करता है, ये फ्लोटिंग ओपेसिटीज़ पेशेंट के आई के आगे जो है वो आना स्टार्ट हो जाती हैं। उसके अलावा नाइट ब्लाइंडनेस भी पेशेंट कंप्लेन कर रहे होते हैं। किस वजह से, क्योंकि हाई मायोपिया में मार्क्ड कोरियोरेटिनल डिजनरेशन हो रही होती है। कोरियोरेटिनल डिजनरेशन जब हो रही होती है तो उसमें क्या होता है, रात के टाइम देखने में प्रॉब्लम आ रही होती है। तो ये सिम्टम्स होते हैं, ये जो पेशेंट आके हमें कंप्लेन करता है। और दूसरा साइंस, अब हमने क्या क्या देखना होता है पेशेंट की आंख में। साइंस में हमने देखना होता है कि पेशेंट के जो आई बॉल्स होंगे वो प्रोमिनेंट होंगे, ठीक है। यानी एग्स ऑफ थैलेमस की तरह से जो है वो पेशेंट की अपीयरेंस होगी कि आंखें बाहर को बल्ज आउट हुई होंगी। दूसरा, कॉर्निया लार्ज होगा, डीप एसी होगा, एंटीरियर चैम्बर डीप होगा, प्यूपिल लार्ज और स्लगिशली रिएक्ट कर रहे होंगे। और इसकी एक ये चीज़ होगी कि ये जो प्रोग्रेसिव मायोपिया होता है, ये ऑलमोस्ट ईयरली 4 डायोप्टर इंक्रीज़ कर रहा होता है, हर साल 4 डायोप्टर का चेंज आ रहा होता है। और ये एक रफ रिपोर्ट है। अब ये तो सारी बात थी कि ये जनरल साइंस हमने नोट की है जो कि एंटीरियर स्ट्रक्चर्स में हमने देखे। अब हमने फंडस देखना है, तो ये क्योंकि पैथोलॉजिकल मायोपिया, तो फंडस में ऑब्वियसली डिजेनरेटिव चेंजेस हो रही होंगी। तो फंडस के सारे स्ट्रक्चर्स को हम देखना स्टार्ट करेंगे। ऑप्टिक डिस्क, सबसे पहले ऑप्टिक डिस्क को देखेंगे। ऑप्टिक डिस्क जो है वो लार्ज और पेल नज़र आएगी। उसके अलावा ऑप्टिक डिस्क के टेम्पोरल साइड पे, टेम्पोरल एज पे मायोपिक क्रीसेंट नज़र आएगा। और तीसरा इसका ये होगा कि हमने ये देखना होगा कि पेरीपेपिलरी क्रीसेंट बना होगा जो कि ऑप्टिक डिस्क को सराउंड कर रहा होगा, या फिर सुपर ट्रैक्शन क्रीसेंट हमें नज़र आएगा नेजल साइड पे। ये सारे वो पॉइंट्स होंगे जो हमने नोट करने हैं ऑप्टिक डिस्क के अराउंड। उसके अलावा कोरॉइड और रेटिना की बात करेंगे, तो कोरॉइड और रेटिना में क्या होगा, जो इनिशियल स्टेजेस में अगर जो है वो हाई मायोपिया है, तो उसमें जो कोराइडल वेजल्स होगी वो लार्ज हुई हुई होंगी। और उसके अलावा जो रेटिनल पिगमेंट एपिथेलियम है और कोरियो कैपिलरीज हैं, उनकी एट्रोफी स्टार्ट हुई हुई होगी। ये इनिशियल स्टेजेस में होगा। और इस सारी रीजंस की वजह से जो फंडस की अपीयरेंस हमें नज़र आएगी वो टिग्रॉयड अपीयरेंस नज़र आ रही होगी, ठीक है। अब इनिशियल स्टेजेस में तो ये था कि मतलब कोराइडल वेसल लार्ज थी, उसके अलावा एट्रोफी ऑफ रेटिनल पिगमेंट एपिथेलियम और साथ में कोरियो कैपिलरीज की एट्रोफी थी। अब लेटर स्टेजेस में क्या होगा कि जो कोराइडल टिश्यू है उसकी फुली डिसअपियरेंस हो जाएगी। कोराइडल टिश्यू बिल्कुल ही ख़त्म हो जाएगा। जब कोराइडल टिश्यू बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा तो हमें फंडस पे वाइट एट्रोफिक पैचेस नज़र आएंगे। वाइट एट्रोफिक पैचेस क्यों नज़र आएंगे, क्योंकि कोराइड दरमियान से ख़त्म हो गया और पीछे सक्लेरा वाइट कलर का है। तो वो सक्लेरा का जो कलर है वो रिफ्लेक्ट होकर हमें नज़र आ रहा होगा इन द फॉर्म ऑफ वाइट पैचेस, और ये लेटर स्टेजेस में होगा। उसके बाद हमने मैकुला देखना होता है, और मैकुला के ऊपर हमें फोस्टर फुक्स स्पॉट नज़र आता है मैकुला के ऊपर। और फिर हमने पेरिफेरी में देखते हैं तो वहाँ पे सिस्टॉइड डिजेनरेशन भी नज़र आ रही होती है। देन कोरियोरेटिनल एट्रोफी हम देखते हैं सेंट्रल एरिया में पर्टिकुलरली वो होती है, और ये एडवांस केस में होती है। जब हाई मायोपिया बहुत एडवांस केस में जा चुका होता है तो उस केस में टोटल कोरियोरेटिनल एट्रोफी हो चुकी होती है। उसके अलावा लेटिस डिजेनरेशन भी होती है, रेटिनल टीयर्स हो जाते हैं, रेटिनल हेमरेजेस स्टार्ट हो जाते हैं, और रेटिनल डिटैचमेंट का ख़तरा होता है, ठीक है। और अब उसके अलावा सक्लेरा को किस तरह से ये अफेक्ट कर रहा होता है कि पोस्टीरियर स्टेफिलोमा ड्यू टू एक्टेजिया ऑफ सक्लेरा एट पोस्टीरियर पोल। अब क्या हो रहा है, कितना ज़्यादा नंबर है, आई का साइज़ इंक्रीज़ हो रहा है, बहुत सारी चेंजेस आँख के अंदर चल रही हैं, तो क्या होगा, सक्लेरा का एक्टेजिया स्टार्ट हो जाता है। जब उसका एक्टेजिया स्टार्ट होता है तो पोस्टीरियर स्टेफिलोमा हो जाता है, पीछे की तरफ सारे स्ट्रक्चर्स एक्सटेंड हो जाते हैं, तो उसको हम पोस्टीरियर स्टेफिलोमा कहते हैं। अब विट्रस की बात करते हैं, तो विट्रस में क्या होता है, जाहिर सी बात है हर सारे स्ट्रक्चर्स, सबसे पहले कोराइड इफेक्ट हुआ, देन रेटिना इफेक्ट हुआ, और अब विट्रस तक भी बात पहुंच जाती है, तो विट्रस की लिक्विफिकेशन स्टार्ट हो जाती है, विट्रस की ओपेसिटीज़ नज़र आने लग जाती हैं, पोस्टीरियर विट्रस डिटैचमेंट हो सकती है। तो ये तीनों चीज़ें जब विट्रस नज़र आएंगी तो इसको हम इस चीज़ का वेस्ट रिफ्लेक्स का नाम दे रहे होते हैं, ठीक है। अब ये सारे स्ट्रक्चर्स हमने देख लिए, रेटिना के फंडस कम्प्लीटली हमने देख लिया, और ये सारे
चेंजेस हैं, डीजनरेटिव चेंजेस, जो कि हाई मायोपिया की केस में नज़र आते हैं। अब कॉम्प्लिकेशन क्या हो सकती हैं पैथोलॉजिकल मायोपिया की? पैथोलॉजिकल मायोपिया की सेम वही कॉम्प्लिकेशंस हैं कि कोरॉइडल हैमरेज हुआ। कोरॉइडल हैमरेज जब होता है, उसके अलावा रेटिनल टीयर्स होते हैं, आरडी हो सकती है। कोरॉइड से ब्लड जो है वो रेटिनल टीयर्स या आरडी के थ्रू विट्रस में जाके एंटर होगा, तो विट्रस भी ब्लड से भर जाएगा और उसको हम विट्रस हैमरेज का नाम देंगे, ठीक है। उसके अलावा हाई मायोपिया के केस में क्या होता है, न्यूक्लियर सेक्लेरोसिस हो रहा होता है, न्यूक्लियर कैटरेक्ट डेवलप हो रहा होता है, या और कॉम्प्लिकेटेड कैटरेक्ट डेवलप हो जाता है। साथ में प्राइमरी ओपन एंगल ग्लॉकोमा की कॉम्प्लिकेशंस होती हैं। उसके अलावा ट्रीटमेंट की बात करते हैं। जो हाई मायोपिया का पेशेंट है, अब उसका नंबर तो बहुत ज़्यादा होता है, लेकिन हम उसको अंडर करेक्ट कर रहे होते हैं अप टू और मोर देन 3 डायोप्टर। अब सपोज़ एक पेशेंट की फुल प्रिस्क्रिप्शन -12 डायोप्टर है, तो हम उसको -9 या -10 तक दे रहे होते हैं, मतलब अपने उसकी फुल प्रिस्क्रिप्शन से कुछ डायोप्टर्स कम दे रहे होते हैं, अंडर करेक्ट करके पेशेंट को दे रहे होते हैं। क्लिनिकल टाइप की जो फोर्थ टाइप है वो एक्वायर्ड मायोपिया है। एक्वायर्ड मायोपिया में फर्दर इंडेक्स मायोपिया आता है, और इंडेक्स मायोपिया में जिस तरह सबसे पहले हमने बात की थी कि लेंस का जो है ना रिफ्रैक्टिव इंडेक्स चेंज हो रहा होता है, इंक्रीज़ हो रहा होता है मायोपिया की केस में। तो न्यूक्लियर सेक्लेरोसिस, जब न्यूक्लियर कैटरेक्ट बनता है पेशेंट की आँख में, या फिर डायबिटीज़ की वजह से जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है लेंस का वो इंक्रीज़ हो जाता है, तो उसकी वजह से क्या होता है, रिफ्रैक्शन ज़्यादा होने लग जाती है रेज ऑफ लाइट की, और रेज ऑफ लाइट रेटिना पे फोकस होने की बजाय इन फ्रंट फोकस कर जाती हैं, और इस केस को हम इंडेक्स मायोपिया कहते हैं। ये एक्वायर्ड मायोपिया की टाइप में आता है। एक्वायर्ड मायोपिया की दूसरी टाइप ये है कॉर्नियल कर्वेचरल मायोपिया, यानी कॉर्नियल कर्वेचर कब इंक्रीज़ होता है, मोस्टली जब कॉर्नियल एक्टेजियाज हो रहे होते हैं, या फिर केरेटोकोनस की केस में स्टीपर कॉर्नियाज हो जाते हैं, तो कॉर्निया का कर्वेचर इंक्रीज़ हो जाता है। जब कॉर्निया का कर्वेचर इंक्रीज़ हो जाता है तो रेज ऑफ लाइट ज़्यादा बेंड होती हैं और इन फ्रंट ऑफ रेटिना फोकस हो जाती हैं। लेंटिकुलर कर्वेचरल मायोपिया किस वजह से हो रहा होता है, या तो लेंटिकोनस एंटीरियर या फिर लेंटिकोनस पोस्टीरियर की वजह से लेंटिकुलर कर्वेचरल मायोपिया हो रहा होता है। अब जो नेक्स्ट टाइप ऑफ मायोपिया आता है एक्वायर्ड की टाइप्स में, वो कंजेक्टिव मायोपिया आता है। वो किस वजह से हो रहा होता है, या तो जब हाइपरमेट्रोपिया को करेक्ट किया जाता है सर्जरी से, लेसिक या जो भी सर्जरी हमने की है उससे जब ओवर करेक्शन हम उसकी कर देते हैं, तो क्या हो जाता है, कंजेक्टिव मायोपिया हो जाता है। मतलब पेशेंट को हाइपरोपिया था, हमने हाइपरोपिया को सर्जरी के थ्रू ओवर करेक्ट कर दिया है, तो ओवर करेक्शन के बाद कंजेक्टिव मायोपिया पेशेंट की आंख में डेवलप हो जाएगा। सेकेंडली ये हो सकता है कि पेशेंट की आंख में कैटरेक्ट था, हमने उसको सूडोफेकिक किया IOL डाल के, और IOL हमने ओवर करेक्ट कर दिया, जितने पावर का IOL चाहिए था हमने उससे ज़्यादा पावर का IOL डाल दिया है, तो उससे क्या हो जाएगा, बाद में पेशेंट की आंख में मायोपिया डेवलप हो जाएगा। उसके बाद सूडो मायोपिया या फिर आर्टिफिशियल मायोपिया जिसको हम कह रहे होते हैं, वो भी एक टाइप है एक्वायर्ड मायोपिया की। ये किस वजह से हो रहा होता है, या तो अकोमोडेशन बहुत ज़्यादा हो रही होती है, अकोमोडेशन ज़्यादा होने की वजह से क्या हो जाता है, सूडो मायोपिया डेवलप हो जाता है, या फिर अकोमोडेशन का स्पैज्म हो जाता है, या फिर जब हम हाइपरोपिक पेशेंट को फुल करेक्शन दे देते हैं तो उससे भी जो है वो सूडो मायोपिया डेवलप हो जाता है। और स्पेस मायोपिया क्या होता है, स्पेस मायोपिया मोस्टली पायलट्स वगैरह को जो है वो एक्सपीरियंस होता है। उनको किसी भी पॉइंट पे फिक्सेट करने के लिए कोई स्टिमुलस नहीं मिल रहा होता, कोई एक फोकसिंग पॉइंट नहीं होता उनके लिए, तो उस केस में उनको स्पेस मायोपिया एक्सपीरियंस करना पड़ता है। और जो उससे अगला है वो है नाइट मायोपिया। अब नाइट मायोपिया किस तरह से है कि नॉर्मली हम डे लाइट में देख रहे होते हैं, तो जब डे लाइट से फोटोपिक विजन से हम स्कोटोपिक विजन यानी नाइट विजन में शिफ्ट करते हैं, तो उस केस में जो है वो एक मायोपिया डेवलप होता है पेशेंट के आई में, जिसको हम नाइट मायोपिया कह रहे होते हैं। और एक और इम्पोर्टेंट टाइप है मायोपिया की जिसको हम कहते हैं ड्रग्स इंड्यूस्ड मायोपिया। अब कुछ कोलिनर्जिक ड्रग्स होते हैं जिसमें पाइलोकार्पिन होता है, इकोथायोफेट आता है, या फिर डाईआइसोप्रोपाइल फ्लोरोफॉस्फेट। ये वो ड्रग्स हैं जो पेशेंट की आई में मायोपिया इंड्यूस कर सकते हैं जब इनको किसी भी रीज़न की वजह से दिया जाता है। इसके अलावा अगर पेशेंट स्टेरॉयड ट्रीटमेंट पे है तो स्टेरॉयड्स भी पेशेंट की आई में मायोपिया को इंड्यूस कर सकते हैं। और उसके अलावा थर्ड टाइप ऑफ ड्रग जो मायोपिया इंड्यूस करता है वो है सल्फोनामाइड्स। तो ये 3 तरह के ड्रग्स हैं जो पेशेंट की आई को मायोपिक बना सकते हैं। अगर पेशेंट इन ड्रग्स का ट्रीटमेंट ले रहा है तो पॉसिबल है कि पेशेंट की आँख जो है वो उस टाइम के लिए मायोपिक हो जाएगी। अच्छा, अब हमने सारे टाइप्स ऑफ मायोपिया को डिस्कस कर लिया है, ठीक है, क्लिनिकल टाइप्स भी, एटियोलॉजिकल टाइप्स भी। अब एंड पे और इनका ट्रीटमेंट भी देख लिया है। मोस्टली हमने ऑप्टिकल ट्रीटमेंट को देखा है, यानी कि कॉन्टैक्ट लेंस भी दे सकते हैं हम, और ग्लासेस की फॉर्म में भी हम ट्रीटमेंट दे सकते हैं। उसके अलावा हम प्रिवेंटिव मेजर्स भी कर सकते हैं। प्रिवेंटिव मेजर्स में आगे फर्दर टाइप्स आती हैं कि थेराप्यूटिक है। थेराप्यूटिक जो मेजर्स होती हैं वो बेसिकली मायोपिया की प्रोग्रेशन को रोकने के लिए होती हैं, और उसमें हम 2 तरह के ड्रॉप्स दे रहे होते हैं। या तो हम एट्रोपिन 0.01% आई ड्रॉप दे रहे होते हैं जो कि रात के टाइम पे डाला जाता है
और इस ड्रॉप का एक इफ़ेक्ट होता है जो कि मिड्रियासिस यानी डायलेशन ऑफ प्यूपिल कर देता है और साइक्लोप्लीजिक्स यानी कि साइक्लोप्लीजिया भी काज कर देता है। ठीक है, अकोमोडेशन को भी रिलैक्स कर देगा और प्यूपिल को भी डायलेट करा देगा। ये जो ड्रॉप है एट्रोपिन, इसका ये इफेक्ट होता है कि ये दोनों इफेक्ट्स दे रहा होता है और प्रोग्रेशन ऑफ मायोपिया को भी प्रिवेंट कर रहा होता है। इसके अलावा एक और ड्रॉप है जिसका नाम है पायरेनज़ेपिन 2% जेल। ये जो है दिन में 2 दफ़ा हम अप्लाई करवा रहे होते हैं, लेकिन ये भी मिड्रियासिस भी करता है, डायलेशन ऑफ प्यूपिल भी करता है और साइक्लोप्लीजिया भी करता है, लेकिन एज़ कम्पेयर टू एट्रोपिन 0.01% ये उसके कंपैरिजन में कम मिड्रियासिस और साइक्लोप्लीजिया करता है। उसके अलावा हम पेशेंट को बैलेंस डाइट एडवाइस कर रहे होते हैं कि वो डाइट लें जिसमें वाइटामिन और प्रोटीन ज़्यादा हो। अच्छा, उसके अलावा हमने प्रॉपर जेनेटिक काउंसलिंग करनी होती है। पेशेंट को एडवाइस करना होता है कि शादी से पहले अगर दोनों पेरेंट्स हाई मायोपिक हैं तो वो कोशिश करें कि वो जो है वो उस मैरिज को परसू ना करें, क्योंकि उनके जो बच्चे होंगे वो भी बाद में हाई मायोपिक ही होंगे और उनको बाद में सारी चीज़ें उसी तरह से फेस करनी पड़ेंगी। उसके अलावा हमने प्रॉपर जो है वो हमने पेशेंट को एडवाइस करना होता है कि वो प्रॉपर पोस्चर को मेंटेन किया करें। स्टडी के टाइम गुड एलिमिनेशन रखा करें जब वो क्लोज वर्क कर रहे होते हैं या स्टडी कर रहे होते हैं या कोई भी उनका नियर का वर्क होता है तो उस टाइम पर उन्होंने गुड एलिमिनेशन रखनी होती है। अब एक लास्ट स्टेप होता है वो लो विजन का होता है। लो विजन उन पेशेंट्स में एडवाइस की जाती है जिन पेशेंट में हाई मायोपिया की वजह से एडवांस डिजनरेटिव चेंजेस आ चुकी होती हैं, मतलब ग्लासेस उनके लिए बिल्कुल भी बेनिफिट नहीं दे रही होती, ग्लासेस से कोई इंप्रूवमेंट नहीं आ रही होती, तो जो लास्ट रिजल्ट होता है वो होता है कि हम उनको लो विजन एड जो है वो प्रिस्क्राइब करें। ठीक है, तो गाइस आज हमने मायोपिया की कंप्लीट डिटेल्स को देख लिया है। उम्मीद करती हूँ कि आपको ये टॉपिक समझ आया होगा। अगर कोई क्वेश्चन है आपका तो यू कैन आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन, और इसके अलावा अगर आप किसी और टॉपिक्स पे चाहते हैं कि मैं वीडियोस बनाऊं तो आप वो टॉपिक्स भी सजेस्ट कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।